नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। दुबई में आयोजित हो रहे COP 28 में भारत के नेतृत्व वाला ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ए पॉलिसी टूल किट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन इस शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की। और वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने मल्टीफंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज के वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव नामक रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दुबई में आयोजित हो रहे COP 28 में भारत के नेतृत्व वाला ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउनशिप इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस पर हस्ताक्षर किए हैं। MRCTI यानी मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित 124 शहरों या कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है। इस साझेदारी से GRCA की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। GRCA यानी ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान रिवर सिटी अलायंस में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क सहित अलग अलग देशों के 267 वैश्विक नदी तटीय शहरों ने सदस्यता प्राप्त की है। इस तरह से RCA की क्षमता का विस्तार हुआ है। RCA यानी रिवर सिटी अलायंस। आपको बता दें कि RCA में भारत के 142 नदी तटीय शहर शामिल हैं। भारत के RCA की तर्ज पर गठित GRCA की सचिवीय भूमिका कई संस्थाओं को सौंपी गई है, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत NMCG यानी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान NIUA। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 2021 में रिवर सिटीज अलायंस को गठित किया था। ये जल शक्ति मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य नदी तटीय शहरों को जोड़ने और नदी केंद्रित संधारणीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। NGRBA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है। अब इसमें रिवर सिटीज अलायंस का महत्व इसलिए है क्योंकि ये नदी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए नदी बेसिन में आने वाले शहरों को जल के प्रति संवेदनशील बनाएगा। इससे नदी तटीय शहरों की शासन व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही बाहरी आर्थिक निवेशों को आकर्षित करने के लिए उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। ये संधारणीय शहरी नदी प्रबंधन के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं और शहरों से संबंधित अलग अलग क्षेत्रक आधारित रणनीतियों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़े सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को हासिल करने में सदस्य शहरों को सहायता प्रदान करेगा। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया था और इस तरह से जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में केंद्र की विधायी शक्तियों को सीमित कर दिया था। इसके अलावा अनुच्छेद 35A के तहत ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव ये होगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मतदान का अधिकार मिल सकता है। कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग और निवेशक भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु ये रहे कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं रह गई थी, साथ ही वो हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। 1947 में राज्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने की वजह से ये प्रावधान लागू किया गया था। वास्तव में ये परिवर्तन के दौर का प्रावधान था जो राज्य की संविधान सभा के गठन तक ही अस्तित्व में रहने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं को भी बरकरार रखा है। इसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में एक नया अर्थ देना शामिल है। शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को जल्द ही जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनर्बहाल करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में एक सत्य और सुलह आयोग के गठन की सिफारिश की है। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा TRC यानी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। TRC 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में सरकार और गैर राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। साथ ही ये आयोग सुलह के मार्गों की भी सिफारिश करेगा। यानी कि अगर हम इस पूरी खबर का क्रक्स देखें तो ये समझ में आता है कि विधायिका ने जो प्रावधान कानून के जरिए किए, सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने उस पर मोहर लगा दी है और अब वो एक तरीके से और मजबूत स्थिति में आ गया है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने ए पॉलिसी टूल किट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट एक ठोस पॉलिसी टूल किट प्रदान करती है ताकि देशों, उपराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों और व्यक्तियों जैसे अलग अलग स्तरों पर मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जा सके। मिशन लाइफ को 2022 में लॉन्च किया गया था। ये भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संरक्षण करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के COP 26 में प्रस्तुत किया गया था। लाइफ के तहत कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्रवाई के लिए संगठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी का दृष्टिकोण अपनाया गया था और इसकी समय अवधि है 2022 से 2028 तक। इसमें 3 चरण शामिल हैं: मांग, आपूर्ति और नीति में बदलाव। प्रमुख पॉलिसी टूल किट है: जागरूकता बढ़ाना, सूचना तक पहुंच प्रदान करना, मौजूदा स्थिति में बदलाव लाना, वित्तीय उपाय करना, अनिवार्य मानक निर्धारित करना और सार्वजनिक निवेश करना। लाइफ के कार्यान्वयन से अपेक्षित प्रभाव क्या होंगे? ऊर्जा और उत्सर्जन ये 2030 तक विश्व स्तर पर 2 बिलियन टन वार्षिक CO2 उत्सर्जन को कम करेगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी आएगी। आदतों में परिवर्तन करने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 60% की कमी हो सकती है। साथ ही रोजगार मिलेगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में लगभग 17 मिलियन रोजगार पैदा हो सकते हैं। साथ ही निवेश की दृष्टि से देखें तो ये लगभग 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहित करेगा और ये समानता भी लाएगा क्योंकि ये प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में वैश्विक असमानताओं को कम कर सकता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे IFWCS। ये भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है जिसका उद्देश्य है देश में सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, वनों के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। ये योजना स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन का प्रावधान करती है। IFWCS के बारे में अगर हम बात करें तो इसके तहत पात्र संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन संस्थाओं में राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान या किसान उत्पादक संगठन शामिल हैं। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं को अपने कार्य में जिम्मेदारी युक्त वन प्रबंधन और कृषि वानिकी पद्धतियां अपनानी होंगी। IFWCS पूरे देश में वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के बाहर के वृक्षारोपण पर लागू होंगी। इनमें सरकारी, निजी, कृषि वानिकी और अन्य भूमि पर स्थित वन भी शामिल हैं। ये प्रमाणन योजना इमारती और गैर इमारती वन उत्पादों पर लागू होगी। IFWCS में 3 प्रकार के प्रमाणन शामिल हैं: वन प्रबंधन प्रमाणन, वन क्षेत्र के बाहर के पेड़ों का प्रबंधन प्रमाणन और चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन। ये वन उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी के लिए है। वन प्रबंधन प्रमाणन भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है। इसमें 8 मानदंड शामिल हैं। ये मानदंड राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 का अभिन्न अंग है। IFWCS लागू करने के लिए संस्थाएं हैं: भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद। ये परिषद सलाह देने वाली बहुहितधारक संस्था के रूप में कार्य करेगी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और IFWCS के संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन
बोर्ड। ये अलग अलग संस्थाओं का स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा। IFWCS यानी भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की जरूरत क्यों है? दरअसल ये सुनिश्चित करने के लिए कि वन संबंधी गतिविधियां सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पहुंचाएं, इसके लिए इस योजना की जरूरत पड़ी। इसके अलावा सतत रूप से प्रबंधित वनों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की मांग और आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस योजना की जरूरत है। वनों के बाहर पेड़ का मतलब है जो रिकॉर्ड किए गए या अधिसूचित वनों के बाहर उगते हैं। ये किसानों या लघु किसानों के समूह की कृषि भूमि तथा संस्थानों और उद्योगों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण क्षेत्र में उगने वाले पेड़ होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। यह 2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8% हो गया। ऐसा मुख्य रूप से विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियां लागू करने, कर, आय और गैर कर राजस्व में वृद्धि के कारण हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों के लिए कर उछाल में वृद्धि हुई है। यदि राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में आनुपातिक रूप से अधिक बढ़ोतरी होती है तो इस स्थिति को कर उछाल कहा जाता है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्यों द्वारा मौजूदा नई पेंशन प्रणाली को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा सब्सिडी जैसे कि डिस्कॉम्स, ट्रांसफर पेमेंट आदि का उच्च बोझ राजकोषीय समेकन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। राज्य वित्त को मजबूत करने के लिए और भी कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि ऐसे राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है जो कर राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने से संबंधित उपाय करते हैं। राज्यों के लिए गैर कर राजस्व को बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण संबंधी उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा परिसंपत्ति मुद्रीकरण राजस्व जुटाने का एक नया स्रोत है। इसके तहत सरकार उपयोग में नहीं होने वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों को किराए या लीज पर देकर अपने लिए धन जुटाती है। राज्यों की व्यापक राजकोषीय योजनाओं में जलवायु वित्त को एकीकृत किया जाना चाहिए। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज के वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव नामक रिपोर्ट जारी की। मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज यानी MCIs क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। क्रिप्टो एसेट इकोसिस्टम में क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन यानी NFTs आदि शामिल हैं। क्रिप्टो एसेट मूल्य या अधिकार का डिजिटल रूप है। इसे ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर या स्टोर किया जा सकता है। MCIs व्यक्तिगत फर्म या संबद्ध फर्मों के समूह होते हैं। ये कई तरह की क्रिप्टो आधारित सेवाएं और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं तथा अन्य कार्य करते हैं। ये कार्य मुख्य रूप से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन से संबंधित है। ऐसी कुछ फर्म्स हैं बिनेंस, बिटफिनेक्स, कॉइनबेस इत्यादि। MCIs ने कुछ नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि कम लागत पर क्रिप्टो एसेट बाजारों तक पहुंच प्रदान करना, निवेश के अवसरों में विविधता लाना, उधार देने और उधार लेने की सुविधाएं प्रदान करना। मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट मीडियरीज से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि बाजार से संबंधित जोखिम, बाजार पर किसी एक MCI का दबदबा या फिर बाजार की किसी एक MCI पर अधिक निर्भरता, एसेट्स और देनदारियों के बीच असंतुलन होना इत्यादि। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और परिचालन संबंधी जोखिम होते हैं, जैसे कि साइबर हमले। MCI से जुड़े जोखिम पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही इसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इन सभी जोखिमों को दूर करने के लिए MCIs के पास प्रभावी गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क नहीं है। साथ ही MCIs पारदर्शी नहीं है। MCIs के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है और इसी वजह से इनके राजस्व के स्रोत का पता नहीं चल पाता है। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स के मामले में दूसरे देशों के साथ सहयोग और सूचनाओं को साझा करने को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टो एसेट्स के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने और इसकी रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए। साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए। वित्तीय स्थिरता बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करती है और इससे जुड़ी आवश्यक सिफारिशें भी करती है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB का मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वित्तीय स्थिरता फोरम की जगह 2009 में की गई थी। इसे G20 समूह का समर्थन भी प्राप्त है। भारत भी FSB का सदस्य है।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगली खबर है पीएम विश्वकर्मा योजना। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE के डेटा के मुताबिक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 21,15,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना को 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों या शिल्पकारों को अपने काम के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा उनके प्रोडक्ट्स और सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करना है। साथ ही ये योजना उन्हें घरेलू और वैश्विक सप्लाई चेन के साथ जोड़ेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रमुख सेवाएं हैं। कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल में सुधार किया जाएगा। उन्हें जमानत के बिना ऋण प्राप्त हो सकेगा और साथ ही ब्याज में छूट देकर कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना में शुरुआत में 18 पारंपरिक कारीगरों या शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इनमें बढ़ई, लोहार, ताला बनाने वाले कुम्हार, राजमिस्त्री इत्यादि शामिल हैं। अगला टॉपिक है लीड IT 2.0। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने COP 28 में आयोजित लीड IT सम्मेलन 2023 में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 के 3 पिलर्स को प्रस्तुत किया है। ये 3 पिलर्स हैं सरकारों और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देना, बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साझा पेटेंट इत्यादि में मदद करना, वैश्विक इंडस्ट्री ट्रांजिशन उत्पादों के लिए बहुपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहायता में समन्वय लाना। और लीड IT को 2019 में भारत और स्वीडन ने लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य 2050 तक भारी उद्योगों में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देशों, कंपनियों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल शुरू की है। ये पहल देश के युवाओं को विकसित भारत एट 2047 के विजन में अपने विचारों का योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। विकसित भारत एट 2047 का उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये विजन आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संधारणीयता और सुशासन सहित विकास के कई पहलुओं को शामिल करता है। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर। IIT मद्रास, कोलंबिया विश्वविद्यालय और कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने एक सतत प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक विकसित की है। इसे UDC नाम दिया गया है। UDC प्लास्टिक के विखंडन और फिर से निर्माण की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके जरिए एक दूसरे से अलग अलग प्लास्टिक्स को सफलतापूर्वक मिश्रित किया जा सकता है। UDC प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। इसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। इससे प्राप्त अपसाइक्ल्ड सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है और कई चक्रों के माध्यम से फिर से संसाधित किया जा सकता है। साथ ही ये नए प्लास्टिक की तुलना में बेहतर होते हैं। रिसाइकलिंग में अपशिष्ट को तोड़कर नए उपभोक्ता उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि अपसाइक्लिंग में किसी अपशिष्ट को उसी रूप में किसी नए उत्पाद में बदल दिया जाता है, जैसे किसी टूटे हुए जार का गुलदस्ता बना देना। अगला टॉपिक है MTR मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। MTR से दूसरी जगह बसाई गई जनजातियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें MTR में वापस बसाने का आग्रह किया है। जनजातियों के मुताबिक उन्हें MTR से हटाने के लिए तय किया गया पूरा मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में अवस्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से और उत्तरी सीमा कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से लगती है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र सागौन वन, शुष्क सागौन वन, अर्ध प्राकृतिक घास के मैदान और दलदली क्षेत्र मौजूद है। MTR में बाघ, हाथी, भारतीय गौर, तेंदुआ, बार्किंग डियर, माउस डियर आदि हैं। मोयार नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। अगला टॉपिक है ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। अमेरिका, भारत और ताइवान ने एक साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के तहत परिचालन विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना है। GCTF को 2015 में अमेरिका और ताइवान ने लॉन्च किया था। इसका निर्माण वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए ताइवान की क्षमता और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था। GCTF के जरिए दुनिया भर के
प्रैक्टिशनर्स लोक स्वास्थ्य, सप्लाई चेन, मानवीय सहायता, डिजिटल हेल्थ और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्ण सदस्य हैं। भारत GCTF का सदस्य नहीं है। अमृत यानी आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। IIT मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। ये तकनीक नैनो पैमाने के आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है। ये आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जल से गुजरने पर आर्सेनिक का पता लगाकर उसे हटा देता है। ये किफायती पॉइंट ऑफ यूज वाटर प्यूरिफायर तकनीक है। इसका इस्तेमाल भारत में आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाएगा। ये सामग्री आधारित समाधान हरित और सतत प्रकृति के हैं। इसे घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। स्लोवेनिया, इसकी राजधानी है ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक आयोजित की गई। ये कन्वेंशन भूमध्य सागर को प्रदूषण से बचाने के उपाय करता है। स्लोवेनिया मध्य यूरोप में अवस्थित है। इसकी सीमाएं पश्चिम में इटली, उत्तर में ऑस्ट्रिया, दक्षिण में क्रोएशिया और उत्तर पूर्व में हंगरी से लगती है। इसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से भी लगती है। इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर यूरोपीय आल्प्स, कार्स्टिक डिनारिक आल्प्स, पैनोनियन और डेन्यूबियन निम्न भूमियां तथा पहाड़ियां और भूमध्य सागरीय तट है। स्लोवेनिया का उच्चतम बिंदु है माउंट ट्राइग्लाव और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सावा, द्रवा और मुरा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।